हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं पंकज अग्रवाल आज हाजिर हूँ आपके लिए यूपी बोर्ड 2022 के पेपर का सेट 346 जीबी का न्यूमेरिकल पार्ट का सॉल्यूशन लेके। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपकी समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर समझ में आता है, आपको आउटपुट मिलता है, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे। इससे मोटिवेशन मिलेगा। मेरा मकसद कोई मार्केटिंग पैसे कमाना नहीं है। मेरा मकसद है कि जो ज़रूरतमंद बच्चा है उसको फिजिक्स समझ में आ जाए, उसको फिजिक्स के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, इसी बात के साथ मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। तो जब आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो आउटपुट आएगा, आपको सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज यूपी बोर्ड का सॉल्यूशन। यूपी बोर्ड 2022 का सॉल्यूशन और पेपर है 346 जीबी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, यूपी बोर्ड के बच्चे। तो मैं नहीं चाहता वो उनको कंफ्यूजन हो, इसलिए उसको डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। और मैं समझता हूँ आपकी समझ में अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे, और आउटपुट भी आएगा, आपको क्लियर भी समझ में आएगा। देखते हैं, और आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो कहाँ नहीं आ रहा। जैसे कल कुछ बच्चों ने फीडबैक दिया था, सर वो फोटो आता है तो साइड में आप लिखते हैं तो वो चला जाता है। चलिए, टाइम को बिना वेस्ट किए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो छोटे से छोटा क्वेश्चन और बड़े से बड़ा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सारी प्रॉब्लम्स हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल पार्ट है, पहला तो थ्योरेटिकल है, फर्स्ट का ए। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट का के, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पेन थोड़ा बड़ा है, इसके साइज को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो फर्स्ट का क्या, ये तो सरल है। ये अर्धचालकों के बैंड की ऊर्जा अंतराल किसमें, अर्धचालक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। ये हमने बता दिया है, मगर न्यूमेरिकल नहीं है ये। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर शून्य होता तो ये चालक होता, और ये ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता तो ये कुचालक होता। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का खे। फर्स्ट का क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है। तो दो, एक के बाद एक कक्षा है, तो उसमें कोणीय संवेग का अंतर पूछ रहा है। तो हम जानते हैं बोहर के परमाणु मॉडल से कोणीय संवेग क्या होता है। बोहर का परमाणु मॉडल कहता है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग बराबर NH/2π। ध्यान आ रहा है, वेयर n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो पहली कक्षा के लिए कोणीय संवेग पहला कितना हो गया, कोणीय संवेग फर्स्ट कक्षा के लिए कितना हो गया प्यारे बच्चों, n बराबर 1 रख देंगे। तो n बराबर 1 रखते ही हो जाएगा H/2π। और दूसरी कक्षा के लिए कोणीय संवेग कौन सी कक्षा के लिए प्यारे बच्चों, दूसरी कक्षा के लिए कितना होगा, n बराबर 2 रख दोगे, 2H/2π। अब अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो गया, अंतर बराबर, दोनों को माइनस कर दो, 2H/2π माइनस H/2π। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, बराबर H/2π। तो कोणीय संवेग का अंतर क्या हुआ, H/2π। कोई सी भी 2 कक्षाओं को ले लो तो अंतर कितना होता है, H/2π। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये थ्योरी का है। इससे अगला क्वेश्चन डे पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट फर्स्ट का डे। नहीं, सॉरी, एक और बचा, गे पार्ट। गे 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या है। तो ये है पहले का गे। क्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे रखी है। तो हम जानते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले चैप्टर में आपको ये समझाया गया होगा, और इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ
जब लेमडा हो तो ये किसके बराबर होती है, अंडर रूट 150/V। वहाँ V, जहाँ V इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज है जो उस पर लगाया गया है, और आंसर आता है इसका एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा बराबर, वेवलेंथ ही पूछ रहा है, तरंग दैर्ध्य ही पूछ रहा है, ठीक है। तो लेमडा बराबर कितना हो गया, अंडर रूट 150/V का मान कितना दे रखा है, कहाँ गया 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो V का मान रख दोगे कितना, 5000। अब इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कट गई, बराबर अंडर रूट 15/500 और 5×3=15 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/100। और बेटे अंडर रूट 100 का वैल्यू हो गई 10 और अंडर रूट 3 की वैल्यू हो गई 1.7 इज इक्वल टू 10 को 1.7 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.17 और आंसर आ गया एंगस्ट्रॉम में। ऐसा कौन सा आंसर है, 0.17। बस 2 डिजिट तक काफी है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 3 आता है बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। तो गे का थर्ड आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है, थर्ड आंसर सही है। अब घे भी बता देते हैं, चलो। विद्युत चुंबकीय विकिरण में स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की रेंज क्या होती है, ये रेडियो आवृत्ति की रेंज होती है 3 × 10⁶, तो 3 × 10⁸ हर्ट्ज, ठीक है। वो सॉरी 10 साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज, एक ही बात है। अब अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये क्या है, अगला न्यूमेरिकल है फर्स्ट का डे। ये क्या न्यूमेरिकल है, फर्स्ट का डे। इसको हल करते हैं। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी वाले प्रेरक तत्व को श्रेणी क्रम पर प्रत्यावर्ती वोल्टा 10√2 sin 200t से लगाया गया है। V तथा I के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। एक 200 ओम का प्रतिरोध है और एक प्रेरक तत्व है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मैं डिटेल में सॉल्यूशन इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाएं। मेरा मकसद केवल टाइम पास करवाना नहीं, मुझे डिटेल सॉल्यूशन बताता है जिससे आपकी नॉलेज बढ़े, आपको लगे कुछ सीख रहे हो। 200 ओम इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू 1 हेनरी है, और यहां पर जो वैल्यू लगी है ये है V = 200√2, नहीं सॉरी 200 नहीं 10√2, सॉरी ये थोड़ा सा रफ कर दें। 10√2 एक सेकंड बेटा, पेन कैसे लेते हैं, हाँ पेन आ गया। कितना है कहोगे सवाल, हाँ 10√2 sin 200t। तो जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। पूछ क्या रहा है, कलांतर फाई पूछ रहा है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अब इसकी V = V0 sin ωt से तुलना करोगे तो ओमेगा बराबर कितना हो गया, देखो दोनों समीकरणों की तुलना करो तो V0 धारा शिखर मान हो गया वोल्टेज का 10√2 और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 200। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 200। इतनी बात समझ में आई। और ओमेगा जब आपको पता चल गया तो हमें क्या निकालना है, 10 फाई। तो बेटा कलांतर किससे निकलता है, 10 फाई से। तो 10 फाई = ये आपने याद होगा जब LCR परिपथ होता है तो XL - XC/R, और खाली क्या परिपथ है, प्रेरक तत्व और प्रतिरोध वाला परिपथ है तो XL/R। ठीक है बच्चों, XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है L ओमेगा और बटे R। अब देखो सारी वैल्यू गिवन है, ओ यहां लिखूंगा मैं भूल गया। तो 10 फाई = L की वैल्यू कितनी है 1, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 200 बटे R की वैल्यू कितनी है 200, 200 से 200 कट गया तो 10 फाई = 1। तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो फाई बराबर π/4 आंसर आ रहा होगा, या π/4 का दूसरा नाम होता है 45 डिग्री। देखो आंसर, तो ये 45 डिग्री आंसर सही है। तो फर्स्ट का डे पार्ट का आंसर क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब आपके जो पहला क्वेश्चन है उसकी सारे न्यूमेरिकल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ सॉल्व हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इरेज, ये सारा हम इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब अगला प्रश्न देखो, वी विभवांतर के डी ब्रोगली वेवलेंथ का सूत्र लिखे। देखो ये कई बार पूछा गया है, अभी जो हमने सूत्र यूज करा था √150/v वो दोबारा पूछ लिया गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ का सूत्र। ठीक है, चलो ये क्यू के टर्म्स में पूछा। अब क्या कह रहा है, एक चालक अगला दूसरे का सेकंड का घ पार्ट, ये भी न्यूमेरिकल है। एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलम का धनावेश है। तो क्यू आवेश कितना है, 2.4 गुणा 10⁻⁻18 कूलम। बताइए कि इस पर चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। तो सबसे पहले याद रखो, जब किसी वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव जाएगा जब ही तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब एक आंसर तो मिल गया, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, कमी। तो आधा नंबर तो इस पे मिलेगा अगर आप कमी लिखे होगे इलेक्ट्रॉन की। अब कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम जानते हैं Q बराबर Ne, और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.4 × 10⁻18। N पता करना है, N की वैल्यू क्या करनी है, हमें पता करनी है N की वैल्यू। अच्छा, = N गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो इसको भाग करोगे तो 2.4 बटे × 10⁻18 बटे 1.6 × 10⁻19 = N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई, ये दोनों कट के आ गया, ऊपर 10 पावर पहुंच गई 10 प्लस के, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 2.4 बटे 1.6 × 10। तो ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 3/2 का मतलब 15। समझ रहे हैं, 15। तो 15 में 10 की गुणा, ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 16 3/2 1.5 गुणा 10 बराबर 15, और क्या चीज, इलेक्ट्रॉन। तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि अधिकता, कमी है। तो आधा नंबर तो इसका निकालने का आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन का, आधा नंबर कमी शब्द लिखने का मिल गया। ठीक है, आगे आंसर। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इस पेज पे नहीं है, इसको आप क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला प्रश्न, तो जो भी मैं प्रश्न कराता हूं उसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला पार्ट लेते हैं। तो अगला पार्ट देखते हैं जरा क्या है, इसको ओपन करते हैं अगले पेज को। ये रहा अगला पेज, पृष्ठ, इसको ओपन करते हैं और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल, ये दूसरे का डे ही पार्ट है। ठीक है, तो दूसरे का एक सेकंड क्वेश्चन का जो डे पार्ट है वो भी क्या है, न्यूमेरिकल है। उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है दूसरे का डे पार्ट, सेकंड का डे, क्या कह रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो दिया है पहले लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्योंकि अवतल लेंस है -50 सेंटीमीटर। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो जब लेंस पास में रखे रहेंगे, संपर्क में लगे लेंस का कंबाइंड फोकल लेंथ का, संयुक्त फोकल लेंथ का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसको हल करोगे तो 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/50। इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लिया 50, 5 - 1 = 4/50। तो f बराबर 50/4। एक तो पॉइंट ही आ गया। अब वो u की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक सेकंड का आगे सवाल, u की वैल्यू दी हुई है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो हम जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए।
तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u बराबर f की जगह क्या लिख दोगे 50/4, तो 4 ऊपर आ गया बटे 50 और प्लस माइनस माइनस 1/25। इसका एलसीएम लिया तो 50 आया, 4 माइनस यहाँ आ गया 2 बराबर 2/50 1/v। तो v बराबर ये कितना आ गया, इसको काटा तो 1/25, तो b बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये दूसरे का डे हो गया। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न, थर्ड का के पार्ट, ये भी न्यूमेरिकल है। एक द्वितल लेंस की वक्र त्रिज्याएं क्रम से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। तो ये द्विउत्तल लेंस हो गया, इसकी वक्र त्रिज्या पहले वाले की दी हुई है R1 बराबर 15 सेंटीमीटर और R2 बराबर, देखिए याद रखिए कि इसमें दूसरा जो है ये R2 है और ये इधर साइड के वक्त स्पीयर से काट के बनाया गया तो नेगेटिव का होगा, तो R2 बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा याद रखिए उत्तल लेंस में पहला वाला R1 पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इसे 1.65 अपवर्तनांक वाले ड्रम में डुबाने पर, तो जिसमें डुबोया गया है मतलब n सराउंडिंग बराबर 1.65 और n और ग्लास का, कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.5। तो हम क्या जानते हैं 1 लेंस मेकर सूत्र से 1/f बराबर n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब n की डिटेल क्या है, ये n एक्चुअल क्या है, n मीडियम बटे n सराउंडिंग। मीडियम का मतलब जिसका ग्लास बना हुआ है बटे सराउंडिंग मतलब जिसमें डुबोया हुआ है उसकी फोकल लेंथ। ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, इस पर बेस बहुत सवाल आते हैं। 1/r1 माइनस 1/r2। अब कुछ नहीं करना, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है, इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। 1/f बराबर मीडियम मतलब कांच का बना हुआ है, तो 1.5 बटे 1.65 माइनस 1 इंटू 1/r1 की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1/-30। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो 1/f बराबर, इससे आगे मैंने यहां पे सॉल्व किया, ध्यान रखना, ये सॉल्व कर रहा हूं। 1/f बराबर, इसका एलसीएम लिया तो 1.65 1.5 माइनस 1.65 इंटू 1/15 माइनस माइनस प्लस हो गए 1/30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया माइनस के 0.15 बचा बटे 1.65 इंटू इसका एलसीएम लिया 30, तो ये 2 + 1, तो कितना बचा, माइनस के पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15/165 इंटू 2 + 1 लिखना भूल गया, सॉरी मैं, 3/10, 3 का मतलब 3/30 का मतलब 10 आ गया, तो ये 15 11 बार गया और 11 में 10 की गुणा करी तो 110 माइनस का 110। ठीक है, तो 1/f, तो f बराबर माइनस का 110 सेंटीमीटर। अब यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलते हैं कुछ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो ये लेंस कैसा था, ये लेंस था उत्तल, और जब लेंस की फोकस लेंथ आ रही है माइनस में, इसका मतलब ये बन गया अवतल। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी लेंस को उस जिसका वो बना हुआ उसके अपवर्तनांक जो 1.5 है से ज्यादा वाले अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है, तो उस लेंस की प्रकृति चेंज हो जाती है। मतलब उत्तल लेंस अवतल की तरह व्यवहार करता है
और यदि अवतल होता तो वो उत्तल की तरह व्यवहार करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये लाइन आपको याद करनी है। अगर किसी लेंस को उससे ज्यादा अपवर्तनांक वाले ड्रम में डुबाया जाता है तो उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो एक लाइन तो द्रव में लेंस की प्रकृति क्या है, तो द्रव में लेंस की प्रकृति क्या हो गई, अवतल, और इसकी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 110 सेंटीमीटर माइनस के। ये बात समझ में आई, नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न हल करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई आपको समस्या है तो हमें बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अब आता है न्यूमेरिकल थर्ड का घ। थर्ड का घ ये क्या कह रहा है, एक नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडन करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब हम जानते हैं नाभिक के जो अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका मास अलग अलग मास या द्रव्यमान न्यूक्लियस के द्रव्यमान से अधिक होता है, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, या मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। तो अब देखो इस 2He4 इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 - 2 = T। तो 2 ही प्रोटॉन हैं, 2 ही न्यूट्रॉन हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब मास डिफेक्ट कितना हुआ, द्रव्यमान क्षति क्या हुआ, कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, 2 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं नाभिक के अंदर, 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये तो हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास। इसमें से यदि मास किसका, नाभिक का, न्यूक्लियस माने नाभिक, नाभिक का मास माइनस कर दें तो मास डिफेक्ट आ जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर, अब देखो सब कुछ दे रखा है, अब थोड़ा सा लिखते हैं, डेल्टा एम बराबर 2 गुणा मास ऑफ प्रोटॉन, देखो कितना दे रखा है, हाइड्रोजन परमाणु में 2He4 परमाणु के द्रव्यमान ये इतने, तो 1.007825, ठीक है ना, प्लस मास ऑफ 2 गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 1.008665 माइनस न्यूक्लियस का मास कितना है, नाभिक का मास, मास का मतलब द्रव्यमान 4.002603। अब इसको जब आप हल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा, ये हल करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इसका मात्रक, सारे के मात्रक क्या है, एएमयू में है, किसमें है, एएमयू में। तो इतने एएमयू का द्रव्यमान क्षति हुई। अब हम जानते हैं एक एएमयू कितनी ऊर्जा देता है, एक एएमयू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देता है, लगभग कितना देता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यहां पे लिखोगे और जो वैल्यू आएगी उसमें 931 का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जो वैल्यू आएगी उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 931 का मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगी बंधन ऊर्जा, क्या आ जाएगी, ये बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो जितना बांधने के लिए चाहिए उतना ही विखंडन के लिए चाहिए, तो विखंडन ऊर्जा या बंधन ऊर्जा ये निकल के आ गई। अगर इसके लिए बंधन ऊर्जा भी कहता तो भी बात इतनी आती। तो इसको आप सॉल्व करोगे, जब आप सॉल्व करोगे तो उसका आंसर बताओगे हमें कितना आया। समझ में आई, ये वैल्यू पुट करोगे, ये पुट करोगे और इसको सॉल्व करके देखोगे। ठीक है, दिस इज योर ड्यूटी, ये आप करोगे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं इरेज, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूमेरिकल है चौथे का ख, तो फोर्थ का
ख पार्ट। बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है और देखते हैं क्या है, पढ़ते हैं। एक 50 वाट और 100 वोल्ट का लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की विद्युत मेंस से जोड़ा गया। अच्छा, एक बल्ब है, ठीक है, और इसको विद्युत वोल्ट की सप्लाई से जोड़ दिया गया, और विद्युत वोल्ट भी कैसा है, 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये प्रत्यावर्ती धारा है, एसी है, इसका मतलब ये एसी है। तो यहां दे रखा 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, इससे जोड़ दिया। और ये है 100 वाट का, नहीं कितने का, 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट और 50 वाट का बल्ब है। अब कॉमन सेंस से पहले सोचते हैं। अब 100 वोल्ट के लिए ये बल्ब बना है और इस पे लगा दोगे 200 वोल्ट, क्या ये काम करेगा? नहीं काम करेगा। अब इससे हमें काम लेना है तो क्या करें? उसने एक बात कही, लैंप को हमें जलाना भी है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र को जोड़ेंगे और उसकी धारिता बताइए। अब इस बल्ब से हमने इसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र कैपेसिटर को जोड़ दिया। अब बताइए, ये बल्ब जल जाए, ये बल्ब जल जाए, इसके लिए इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अर्थात संधारित्र की धारिता कितनी होगी? प्रश्न समझ में आया कि नहीं? संधारित्र की धारिता कितनी होगी? ये है 100 वोल्ट पर और 50 वाट का बल्ब, और ये है 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो प्रश्न समझ गए? इसको जलाने के लिए 200 वोल्टेज में से कुछ वोल्टेज ये ले लेगा, 100 वोल्ट ये ले लेगा, सो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो एक बार बताइए, हम जानते हैं जब हमें पावर दी हुई है, वाट का मतलब पावर मतलब शक्ति, तो हम जानते हैं पावर के दो सूत्र, P बराबर VI, और एक हम पावर का सूत्र जानते हैं P बराबर V²/R। तो बल्ब के लिए क्या क्या गिवन है? देखो, बल्ब के लिए देखो हमें P गिवन है 50 वाट और V गिवन है 100 वोल्ट। तो एक बार बताओ, P की और V की वैल्यू रख के पहली इस समीकरण में तो I निकल आएगा और इस समीकरण से R निकल जाएगा। तो 50 बराबर, पहली समीकरण में V की जगह रखोगे 100 गुणा I, तो धारा कितनी हो गई? I बराबर 50/100 बराबर 0.5 एम्पियर। इसका मतलब ये बल्ब जलाने के लिए इसमें धारा कितनी बहेगी? 0.5 एम्पियर की बहेगी। पहला पॉइंट। अब इस बल्ब का प्रतिरोध कितना है? तो पावर कितनी दी हुई है? 50 बराबर वोल्टेज कितना है? 100 गुणा 100, क्योंकि स्क्वायर है, बटे प्रतिरोध से भाग दे दो। तो प्रतिरोध R बराबर कितना हो गया? 100 गुणा 100 बटे 50। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो गया 200। इसका प्रतिरोध पता चल गया 200 का है। कितना है? 200 ओम। अब मैं यहां साइड में हल करूंगा, वहां दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा यहां हल कर देता हूं। तो इससे आगे कहां हल करूंगा? यहां पे हल कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ये जगह बना ली, यहां हल कर रहा हूं सेकंड पार्ट। अब देखो क्या कह रहा है वो, संधारित्र की धारिता निकालनी। अब एक बात बताओ, जब सर्किट में हमें धारा पता चल गई और सर्किट का टोटल वोल्टेज पता है, तो एसी सर्किट के लिए वोल्टेज तथा धारा में संबंध होता है V बराबर IZ, जहां Z प्रतिबाधा है। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 200, और Z क्या किसके बराबर होता है? चलो ये भी समझ लो, √R² प्लस XC का स्क्वायर। तो आप वोल्टेज कितना दिया हुआ है जो पूरे सर्किट में चल रहा? 200, और धारा तो वही है, श्रेणी क्रम है, तो धारा सेम रहेगी 0.5, समझ रहे हैं ना, इंटू √R²। R का मान कितना? R² प्लस XC का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 0.5 इधर पहुंच गया तो यहां बन गया 400, अंडर रूट हटाया तो होल स्क्वायर बराबर R का मान कितना है? प्रतिरोध 200 ओम, 200 का वर्ग प्लस XC का होल स्क्वायर। तो XC² बराबर 400 का स्क्वायर माइनस
200 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो 400 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणा 200 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, ये 4 हो गया, 4 गुणा 200 का स्क्वायर में से 200 का स्क्वायर गया तो 3 गुणा 200 का स्क्वायर, 200 बाहर, तो ये हो गया √3 गुणा 200। कौन, एक्स सी। अब एक्स सी होता कौन है, एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा, एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा बराबर √3 गुणा 200। ओहो, फिर मैं यहां लिखने लगा, सॉरी साइड में लिख रहा हूं यहां। ठीक है, तो हमें सी निकालना, सी बराबर कितना निकलेगा, सी बराबर कितना हो गया, 1/ओमेगा, ओमेगा बराबर कितना है 2 पाई गुणा 50 हर्ट्ज है ना, 50 ओमेगा का मान रख दिया, गुणा √3 गुणा 200। अब इसको हल कर लो, जो हल करके आएगा वही सी का मान है। अब जब इसको हल करोगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे, तो इसका मान कितना आएगा वो मैं आपको सिखाता हूं। इसका मान आएगा जब आप हल करोगे तो 9.2 गुणा 10 की घात -6 फेराड। सी की यूनिट फेराड है, तो इसको लिख सकते हैं 9.2 माइक्रो फेराड, लगभग। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मैं समझता हूं, अगर एक बार रिवाइज करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो हमसे पूछिएगा दोबारा। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न क्या है, फोर्थ का घ तो फोर्थ का घ पार्ट जरा पढ़ते हैं। रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथककृत हैं। तो मान लेते हैं ये जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये रेल की 2 पटरियां हैं। ठीक है, ये आपस में पृथककृत हैं और जमीन से भी पृथककृत हैं। इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। इनके बीच में वोल्टेज नापने के लिए 1 मिली वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 180 इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है, तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इसकी रीडिंग निकालनी है। एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन दौड़ रही है 180 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पृथ्वी का अब चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक। अब ये तो क्षैतिज हो गई जो ट्रेन है, अब ऊर्ध्वाधर का मतलब इसके लंबवत, यहां चुंबकीय क्षेत्र अर्थ का इसके लंबवत। अब हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जब किसी रेल ट्रेन लोहे की बनी है तो एक कंडक्टिंग वायर हो गया, लोहा कंडक्टिंग वायर हो गया, मतलब ट्रेन कंडक्टिंग वायर की तरह काम करेगी। जब ये दौड़ता है तो हम जानते हैं इसमें प्रेरित विद्युत भागबल पैदा हो जाता है। जितना प्रेरित विद्युत भागबल पैदा होगा उसी का मान इस मिली वोल्ट मीटर में आएगा। तो हम जानते हैं जब किसी तार में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत और तार की लंबाई के लंबवत गति होती है, तो उसमें एक क्या प्रेरित विद्युत भागबल पैदा हो जाता है, जिसका मान क्या होता है, E बराबर BVL। ध्यान आ रहा होगा आपको, E बराबर BVL। अब सारी चीजें गिवन है, केवल सूत्र लगाना है। वेग कितना है, 180 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 180 गुणा 5/18 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है। लंबाई कितनी है, 1 मीटर गिवन है, देखो पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। और चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है 0.2 गुणा 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब तीनों चीज गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो ईएमएफ कितना हो गया, मतलब प्रेरित विद्युत भागबल कितना हो गया, 50 गुणा 1 गुणा 0.2 गुणा 10 की घात -4, पॉइंट से ये उड़ा, ये हो गया 10 बराबर 10 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, और 10 में 10 की घात -4 वोल्ट बराबर
ये हो गया 10⁻³ और 10⁻³ वोल्ट को मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, बराबर 1 मिली वोल्ट। कितना जो ईएमएफ कितना पड़ेगा, ये मिली वोल्ट मीटर 1 मिली वोल्ट की रीडिंग पड़ेगा। यही आंसर है, नोट कर लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब आगे हल करते हैं अगला प्रश्न। नोट कर लीजिए इस प्रश्न के आंसर को। अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अगला प्रश्न हम हल करते हैं, ठीक है। इरेज द लिंक, ठीक है। अब अगला प्रश्न क्या है, ये तो सब प्रतिबाधा का व्यंजक, ये तो थ्योरी हो गई, ये भी थ्योरी। अगला न्यूमेरिकल है 5 में का ख पार्ट। 5 में का ख पार्ट क्या कह रहा है, उसको जरा ध्यान से करते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट का व्यास इतना तथा उसके परावैद्युतांक के रूप में वायु है। तो वायु भरा होता है, तो हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, C = ε0 A/d, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, विलगित गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4πε0 r, जहां r क्या है, त्रिज्या है गोले की। अब a क्या है, यहां पर क्षेत्रफल है, प्लेटों का क्षेत्रफल। और प्लेटों के क्षेत्रफल को जब त्रिज्या दी हो तो क्या लिख सकते हैं, πr²/d, जहां r क्या है, प्लेटों की त्रिज्या है, ये कैपिटल R क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो इसका तो ये संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा है, ऐसा, ठीक है। ये प्लेटों के बीच की दूरी d हो गई, गोल बना हुआ है, और इनका एरिया प्लेटों का ये a हो गया। और हम जानते हैं प्लेट का एरिया कितना होता है, πr²। ये कैपेसिटर बन गया, इसको अर्थित कर दो, ठीक है। अब दूसरा कौन है, ये गोला, विलगित गोला, और ये भी कैपेसिटर बन गया। तो इसका कैपेसिटेंस 4πε0 r है। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, जहां r इस गोले की त्रिज्या, प्रश्नानुसार C1 मान लो, इसको C2 मान लो, या C ही रहेंगे, ये दोनों ये समान है प्रश्नानुसार, C1 = C2, तो ये भी समान होंगे। तो 4π प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार 4πε0 r = ε0 πr²/d। पाई से पाई कट गया, ठीक है, और d निकालना है हमें, प्लेटों के बीच की दूरी। तो d बराबर ε0 से ε0 कट गया, तो r²/4r। अब r की वैल्यू पुट कर लो, चलो देख लेते हैं। पहले वाले का प्लेट का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। और दूसरे वाले गोले का व्यास कितना, 200 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना हो गया, कैपिटल R बराबर 200/2 बराबर 100 सेंटीमीटर, 4 × 100। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बराबर 9/3 3 9 गए बटे 400। अच्छा देखो, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो दोनों वैल्यू हमने सेंटीमीटर में पुट करी है, तो आंसर भी किस में आएगा हमारा, सेंटीमीटर में ही आएगा, प्लेटों के बीच की दूरी। अब इसको हल करिए आप, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी आएगी, ठीक है। तो 9, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/4, और ये 100 ऊपर पहुंच के 10⁻²। 9/4 का मतलब 2 दूनी 4, 2.25 गुणा 10⁻² सेंटीमीटर, आंसर। चलो सॉल्व हो गया। देखो कोई दिक्कत हो तो पूछो, नोट कर लो इसको। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, या अगर थक गए हो, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाते, अगला प्रश्न अगले पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। और अगर आपको पसंद आता है तो मोटिवेशन के लिए, मेरा मकसद और कुछ नहीं है, इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जानते हैं उनके साथ शेयर करिए, इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। तो करिए इस बात को, हम अगले वीडियो के साथ फिर आएंगे, ठीक है। ओके, तो करते हैं इसको। ओके बच्चों, तो ये इसको एंड करते हैं।